हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशियंट एंड मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने थर्ड सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट को चूज किया था, आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस पूरी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपके एग्जाम में वही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की ये वीडियो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही कंटेंट को प्रोवाइड करने वाला हूँ। एंड एज यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वो सेम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर आपको इस बुक में पढ़ना क्या है, किसके बारे में पढ़ना है, और आखिर इस बुक का नाम एंशिएंट एंड मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट क्यों रखा गया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एंशिएंट मतलब प्राचीन और मेडिवल मतलब मध्यकालीन, यानी कि इस टाइम पर, यानी प्राचीन और मध्यकालीन समय पर जो हमारे फिलोसोफर थे, यानी जो हमारे दार्शनिक थे। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मनु, बृहस्पति, कौटिल्य, कबीर और शुक्र, तो इन सभी के रूल्स और जस्टिस को लेकर क्या थॉट थे, यानी शासन और न्याय को लेकर क्या थॉट थे, कि आखिर राजा का क्या काम होगा, राजा का क्या कर्तव्य होगा, इन सभी चीजों के जो थॉट थे उसके बारे में हमें पढ़ना है इस पूरी बुक के अंदर। इसलिए इस बुक का नाम रखा गया है एंशिएंट एंड मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जो कि हमें ये बताता है कि एंशिएंट और मेडिवल टाइम पर इंडियन पॉलिटिकल थॉट क्या थे। सो आई होप अब आपको इस बुक का नाम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिर इस बुक का नाम एंशिएंट एंड मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट ही क्यों रखा गया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आपके सिलेबस के अंदर आपको टोटल 11 यूनिट्स पढ़नी है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, जिसमें ये बताया गया है कि आपका टोटल जो मार्क्स होंगे 90 नंबर का पेपर आएगा। टोटल आपको 3 घंटे दिए होते हैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, जिसमें आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इनमें से आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, और हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का होता है। और आप अपना क्वेश्चन पेपर या तो हिंदी में अटेम्प्ट कर सकते हो या तो इंग्लिश में, किसी भी एक मीडियम के अंदर आपको अपना पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना होता है। तो चलिए यूनिट वाइज हर एक यूनिट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट से जो फर्स्ट स्टेप पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिट फर्स्ट से। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन में पहुंचोगे। इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा गया है कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत के जो प्रमुख राजनीतिक चिंतन है, उनकी विशेषताओं के बारे में बताइए और उनकी आलोचना के बारे में बताइए। और कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि आखिर ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें एशियंट यानी प्राचीन और मेडिवल यानी मध्यकालीन टाइम के पॉलिटिकल थॉट के बारे में जानकारी मिलती है। तो अपने आंसर की तरफ बढ़ने से पहले चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि आखिर भारतीय राजनीतिक चिंतन का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय राजनीतिक चिंतन का मतलब उन आइडियाज और थॉट्स से जो राज्य, राजा, शासन, प्रजा और न्याय के बारे में प्राचीन और मध्यकालीन भारत में विकसित हुए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि भारतीय राजनीतिक चिंतन धर्म और नैतिकता पर आधारित थे। और तो और उस टाइम पर यह माना जाता था कि आदर्श राज्य वही है जहां राजा धर्म का पालन करे और जनता सुख, शांति और समृद्धि से अपना जीवन जी सके। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो प्राचीन और मध्यकालीन भारत में राजनीति को धर्म और नैतिकता से जोड़कर देखा जाता था, और अच्छा राजा वही माना जाता था जो कि जनता के भलाई में काम करे। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो इसकी पहली विशेषता है धर्म पर आधारित शासन पर बल। इसकी दूसरी विशेषता है राज्य की सर्वोच्चता सत्ता पर बल। इसकी तीसरी विशेषता है जन कल्याण पर बल। और इसकी चौथी विशेषता है राज्य के विस्तृत कार्य और क्षेत्र पर बल। और इसकी पांचवी विशेषता है दंड पर बल। इसकी छठी विशेषता है राज्य एवं वर्ग व्यवस्था की स्वीकृति। तो चलिए एक एक करके इन सभी विशेषताओं को थोड़ा सा और डीप में समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं धर्म पर आधारित शासन पर बल के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था। इसमें शासन का आधार
धर्म को माना जाता था। उस टाइम पर संविधान नहीं था, बल्कि उस टाइम पर धर्म ही संविधान के इक्वल था। और तो और यहाँ तक कि राजा भी अपनी इच्छा से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता था, उसे भी धार्मिक पुस्तकों के हिसाब से ही अपने फैसले लेने पड़ते थे। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में कहे तो सरकार धर्म के नियमों के हिसाब से चलती थी और राजा भी नियमों से बंधा होता था। तो इसकी दूसरी विशेषता है राजा की सर्वोच्च सत्ता पर बल। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन राजा की सर्वोच्च सत्ता पर बल देता है। मतलब इसमें राजा का स्थान सर्वोच्च था, सबसे ऊपर था, यहाँ तक कि उसे देवों के बराबर यानी भगवान के इक्वल माना जाता था। और तो और राजा को धर्म का रक्षक माना जाता था, जिसमें कि राजा का यह कर्तव्य था कि वो धर्म के अकॉर्डिंग चले और अपनी प्रजा की रक्षा करे और न्याय तथा व्यवस्था को बनाए रखे। तो अगर सिंपल वर्ड में बताऊं तो इसमें राजा को भगवान जैसा माना जाता था और उसे सबसे बड़ा रक्षक माना जाता था, जो कि अपनी प्रजा की रक्षा करता है और अपने प्रजा की भलाई के लिए काम करता है और उसे सबसे बड़ा शासक माना जाता है। तो इसकी तीसरी विशेषता है जन कल्याण पर बल। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन जन कल्याण पर बल देते हैं। इसके अकॉर्डिंग हर एक राजा का जो प्राथमिक कर्तव्य था वो प्रजा का कल्याण करना होता था। इसमें शासकों को अपने लोगों का रखवाला यानी प्रोटेक्टर माना जाता था। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि प्राचीन ग्रंथों में इसे अक्सर राज्य धर्म यानी कि राजा का कर्तव्य के रूप में देखा जाता था। तो अगर सिंपल वर्ड में बताऊं तो इसमें राजा का मेन काम था लोगों की भलाई करना। तो इसकी चौथी विशेषता है राज्य के विस्तृत कार्य क्षेत्र पर बल। तो मैं आपको बता दूं कि प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन राज्य के विस्तृत कार्य क्षेत्र पर बल देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग राज्य न सिर्फ अपनी प्रजा की रक्षा करेगा बल्कि अपने प्रजा की मूलभूत आवश्यकता को भी पूरा करेगा। तो अगर सिंपल वर्ड से बताऊं तो इसमें सरकार को लोगों की जरूरत पर ध्यान देना होता था और लोगों की जो जरूरतें हैं उन्हें पूरा करना होता था। तो इसकी अगली विशेषता है दंड पर बल। तो मैं आपको बता दूं कि प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में दंड को शासन की आत्मा माना जाता था। इसमें मनु और कौटिल्य जैसे प्राचीन विद्वानों ने दंड को शासन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बताया था। इस टाइम पर कठोर दंड का प्रावधान था जिससे कि समाज सुधरे और लोग कानून तोड़ने से बचे। तो अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो सख्त सजा देकर लोगों को नियम मानने के लिए मजबूर किया जाता था। तो इसकी छठी विशेषता है समाज और वर्ग व्यवस्था की स्वीकृति। तो मैं आपको बता दूं कि प्राचीन राजनीतिक विचारों में समाज को वर्ण और जाति के आधार पर बांटा गया था। हर एक वर्ग जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए अलग अलग कर्तव्य यानी धर्म को निर्धारित किया गया था। तो अगर सिंपल वर्ड्स में कहे तो समाज को अलग अलग वर्गों में बांटकर उनकी ड्यूटीज को तय किया गया था। सो आई होप अब आपको प्राचीन और मध्यकालीन भारत के जो राजनीतिक चिंतन है उनकी जो प्रमुख विशेषताएं वो समझ में आ गई होंगी। आपको क्या करना है, कमेंट में इसके जो मेन पॉइंट्स है उसको जरूर लिखना, जिससे कि आपको अभी कभी वो सारे के सारे मेन पॉइंट्स याद हो जाएंगे। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की आलोचना के बारे में। देखिए, आलोचना का मतलब होता है कमियां, खामियां, यानी कि जो प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की जो थॉट्स थे उनकी क्या कमियां थी उसके बारे में बात करते हैं, उनकी क्या खामियां थी। तो इसकी पहली आलोचना है धर्म पर आधारित निर्भरता, दूसरी है राजा की दैवी सत्ता की धारणा, तीसरी है कठोर दंड पर जोर, चौथी है सामाजिक असमानता की स्वीकृति और पांचवी है प्रजा की भूमिका की कमी। तो चलिए एक एक करके इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं धर्म पर आधारित निर्भरता। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन ने राजनीति को काफी ज्यादा धर्म पर डिपेंड बना दिया था, काफी ज्यादा धर्म पर डिपेंडेंट बना दिया था, जिसकी वजह से धर्म पर आधारित राजनीति ने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के समाधान की बजाय धार्मिक नियमों और परंपराओं को ज्यादा प्रेफरेंस दी थी, जिसकी वजह से शासन की जो प्रभावशीलता है वो सीमित हो गई। तो अगर सिंपल वर्ड में बताऊं तो राजनीति में धर्म ज्यादा ही हावी हो गया था, जिसकी वजह से सही और प्रैक्टिकल फैसले नहीं हो पाए। तो इसकी दूसरी आलोचना है राजा की दैव सत्ता की धारणा। तो मैं आपको बता दूं कि प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजा को देवों के यानी गॉड्स के इक्वल माना जाता था और इस धारणा ने राजा की सत्ता को निरंकुश बना दिया था, जिसकी वजह से राजाओं ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू किया और दमनकारी शासन को स्थापित किया। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो राजा को भगवान के इक्वल माना जाता था, जिसकी वजह से राजा की जो पावर थी वो अनकंट्रोलेबल हो गई थी और जिसकी वजह से वो अपने कई बार शक्तियों का गलत उपयोग करता था। तो इसकी तीसरी आलोचना है कठोर दंड पर जोर। तो मैं आपको बता दूं कि मनु, कौटिल्य और अन्य विचारकों ने शासन के लिए दंड और भय को जरूरी बताया था। उनका मानना था कि जनता को
अनुशासन में रखने के लिए कठोर दंड इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस सोच ने राजनीति को क्रूरता और आतंक के रास्ते पर ढकेल दिया, जिसकी वजह से अब शासक दंड को मनमाने ढंग से लागू कर सकता था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि शासन न्याय की बजाय दंड और भय पर आधारित हो गया। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो शासन न्याय के बजाय डर और सजा पर चलने लगा। तो इसकी चौथी आलोचना है सामाजिक असमानता की स्वीकृति। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ण और जाति व्यवस्था को प्राकृतिक और स्थायी माना गया, जिसकी वजह से समानता का विचार कमजोर रहा। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में ऊंच नीच को स्वीकार किया गया, यानी एक्सेप्ट किया गया, जिसने निचले वर्गों और महिलाओं के अधिकार को अनदेखा किया। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो समाज में बराबरी की बजाय भेदभाव को सही माना गया। तो इसकी पांचवी आलोचना है प्रजा की भूमिका की कमी। तो मैं आपको बता दूं कि प्रजा के कल्याण की बात तो की गई, लेकिन शासन में भागीदारी का अधिकार नहीं दिया गया, जिसकी वजह से शासन व्यवस्था पूरी तरीके से राजा केंद्रित हो गया, जिसकी वजह से प्रजा को सिर्फ राजा का आज्ञा पालन करने वाला माना गया, ना कि एक सहभागी। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि लोकतांत्रिक परंपरा का विकास नहीं हो सका। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं भारतीय राजनीतिक चिंतन के प्रमुख स्रोतों के बारे में, यानी आखिर ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट की जानकारी मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोतों के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को स्रोतों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के सोर्सेज के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर सबसे पहले आते हैं हिंदू धर्म के साहित्य, फिर आते हैं बौद्ध धर्म के साहित्य, इसके बाद जैन धर्म के साहित्य और लास्ट में गैर धार्मिक साहित्य। तो ये सभी वो सोर्सेज हैं जिनसे हमें प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के सोर्सेज प्राप्त होते हैं। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के सोर्सेज के बारे में, यानी आखिर ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें मेडिवल टाइम पीरियड के इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में पता चलता है। तो इसके अंदर सबसे पहले आते हैं सल्तनत कालीन ग्रंथ, सेकंड नंबर पे आते हैं मुगल कालीन दस्तावेज, थर्ड है सूफी और भक्ति साहित्य, और लास्ट फोर्थ है यात्रियों और इतिहासकारों का वर्णन। तो ये सभी वो सोर्सेज हैं जिनसे हमें मध्यकालीन यानी मेडिवल टाइम पीरियड के पॉलिटिकल थॉट के बारे में जानकारी मिलती है, यानी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आपको भी कुछ इसी तरीके का चार्ट फ्लो बनाना है अपने एग्जाम में, जिससे कि टीचर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और वो आपको अच्छे मार्क्स देता है। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको क्या करना है, अपने हर एक क्वेश्चन के आंसर में चार्ट फ्लो जरूर बनाना है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन हमें बताते हैं कि शासन हमेशा धर्म, न्याय और जन कल्याण पर आधारित रहा है। इन ग्रंथों और विचारों से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि राजा का असली कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा और भलाई करना था। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वीरे स्टडी पॉइंट, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आपको अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से इस नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे नोट्स है वो इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। तो यूनिट सेकंड से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि मनु ने जितने भी जो अपने नियम कानून बनाए थे समाज को लेकर, जो वर्ण व्यवस्था बनाई थी, उसके बारे में हमसे पूछे जा रहे हैं कि आखिर मनु के द्वारा जो सामाजिक कानून बनाए गए थे उसके बारे में बताइए। और इसके अलावा आपके एग्जाम में मनु के द्वारा जो सामाजिक कानून बनाए गए थे उसकी आलोचना के बारे में पूछा जाता है कि आखिर इन सभी कानूनों की क्या कमियां थी, क्या खामियां थे, उसके बारे में भी एक्सप्लेन कीजिए, उसके बारे में बताइए। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन बताएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि मनु को मानव जाति का जनक कहा जाता है। मनु को मानव समाज के नियम निर्माता के रूप में देखा जाता है। यहाँ तक कि मनु ने अपने प्राचीन समय में समाज को सिस्टमैटिक रखने के लिए कुछ नियम बनाए थे, जिन्हें मनुस्मृति में लिखा गया है। देखिए, मनुस्मृति का मतलब होता है मनु के नियम, यानी रूल्स ऑफ मनु। तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मनुस्मृति की रचना लगभग 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है, जिसमें टोटल 12 चैप्टर्स हैं और 2964 श्लोक हैं। और इस ग्रंथ में सोसाइटी, स्टेट, फैमिली, एजुकेशन, पनिशमेंट और आचरण से जुड़े कुछ रूल्स बताए गए हैं। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं मनु के सामाजिक कानून के बारे में, यानी सामाजिक विधि की विशेषताओं के बारे में।
तो इसकी पहली विशेषता है समाज का विभाजन। इसी के अंदर हमें वर्ण व्यवस्था को समझना है। दूसरा है धर्म और नैतिकता। तीसरा है स्त्रियों की स्थिति और उसकी भूमिका। चौथा है न्याय और दंड का व्यवस्था। पांचवा है परिवार और विवाह की व्यवस्था। और लास्ट छठा है शिक्षा और ज्ञान की व्यवस्था। तो चलिए एक एक करके इन सभी विशेषताओं को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं समाज के विभाजन के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि मनु ने सोसाइटी को 4 सामाजिक वर्णों में डिवाइड किया था, जिसमें हर एक वर्ण के लिए उसके अपने अपने कुछ ड्यूटीज बताई गई थी, कुछ भूमिका बताई गई थी, उसके कुछ कर्तव्य थे। जिसके अंदर सबसे पहले आते हैं ब्राह्मण। इसमें होते हैं पुजारी और विद्वान। इनका जो मेन वर्क था वो यज्ञ कराना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, वेदों की शिक्षा देना होता था। तो दूसरे नंबर पे आते हैं क्षत्रिय, जिसमें योद्धा और शासक शामिल होते थे। इनका कार्य सोसाइटी के प्रोटेक्शन और शासन करना था। तीसरे नंबर पे आते हैं वैश्य, यानी व्यापारी और किसान। इनका जो मेन वर्क था वो फार्मिंग, ट्रेड और पशुपालन करना था। और लास्ट 4th नंबर पे आते हैं शूद्र, यानी सेवक और मजदूर। तो इनका जो मेन वर्क था वो ऊपर के जो 3 वर्ण हैं उनकी सेवा करना था। तो इस सिस्टम का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो सोसाइटी में लॉ और ऑर्डर, डिसिप्लिन और स्टेबिलिटी को बनाए रखना था। लेकिन टाइम के साथ ये सोसाइटी डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी का भी रीजन बना। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो समाज को काम के आधार पर बांटा गया, पर बाद में यही व्यवस्था भेदभाव की वजह बन गई। तो इसकी दूसरी विशेषता है धर्म और नैतिकता। तो मैं आपको बता दूं कि मनु ने धर्म को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सोसाइटी की बैकबोन माना था। मनुस्मृति के अनुसार धर्म समाज का सर्वोच्च नियम है। यहाँ तक कि धर्म व्यक्ति के बिहेवियर, ड्यूटीज और मोरल कंडक्ट को कंट्रोल करता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे सत्य बोलना, सेल्फ कंट्रोल, ऑनेस्टी, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, ये सभी धर्म के पार्ट्स माने गए हैं। मतलब मनुस्मृति का मानना है कि धर्म का पालन करने से ही व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है और समाज में शांति व्यवस्था को बनाया जा सकता है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो धर्म को सही जीवन और शांत समाज का रास्ता माना गया। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनुस्मृति में स्त्रियों को परिवार की मर्यादा और परंपरा की संरक्षक माना गया। हालांकि मनुस्मृति में वुमेन को मदर और वाइफ के रूप में रिस्पेक्ट दिया गया, लेकिन मनुस्मृति में स्त्रियों को पिता, पति और पुत्र के अधीन रहने की बात की गई। और तो और उनके लिए शिक्षा और सामाजिक भागीदारी के अवसर बहुत ही लिमिटेड रखे गए। और इसी दृष्टिकोण ने आगे चलकर पितृसत्तात्मक व्यवस्था को मजबूत किया और बाद में समाज में जेंडर इनइक्वालिटी को परमानेंट बना दिया। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो स्त्रियों को सम्मान तो मिला लेकिन आजादी नहीं मिली। तो इसकी अगली विशेषता है न्याय और दंड व्यवस्था। तो मैं आपको बता दूं कि मनुस्मृति में राजा को न्याय का सर्वोच्च अधिकारी यानी हाई अथॉरिटी माना गया। इसमें राजा की ड्यूटी थी धर्म की रक्षा करना और सोसाइटी में लॉ और ऑर्डर को बनाए रखना। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि पनिशमेंट को क्रिमिनल्स के सुधार और सोसाइटी में फियर क्रिएट करने का टूल माना गया। हालांकि ये जस्टिस सिस्टम इक्वलिटी पर बेस्ड नहीं था। उच्च वर्णों को हल्का पनिशमेंट और निम्न वर्गों को कठोर पनिशमेंट दिया जाता था। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो कानून तो था लेकिन सबके लिए इक्वल नहीं था। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं परिवार और विवाह की व्यवस्था के बारे में, यानी फैमिली एंड मैरिज सिस्टम के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनुस्मृति में विवाह को धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य माना गया। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह के बारे में बताया गया है, जिसमें ब्राह्मण विवाह को सबसे ज्यादा बेस्ट बताया गया है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर फैमिली को सोसाइटी की बेसिक यूनिट माना गया, जहां पति को गृहस्वामी और पत्नी को गृहिणी की भूमिका दी गई। तो अगर सिंपल वर्ड में बताऊं तो इसमें परिवार को समाज की नींव माना गया है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं शिक्षा और ज्ञान की व्यवस्था के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनुस्मृति में एजुकेशन को लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट माना गया, लेकिन इसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तक ही लिमिटेड रखा गया। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें ब्राह्मणों को वेद और धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्पेशल राइट्स प्राप्त थे, जबकि वहीं दूसरी तरफ शूद्रों को एजुकेशन से दूर रखा गया। एजुकेशन का पर्पस सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि धर्म, ड्यूटी और डिसिप्लिन सिखाना था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर गुरु शिष्य संबंध को पवित्र माना गया। तो अगर सिंपल वर्ड में बताऊं तो पढ़ाई जरूरी तो थी लेकिन सबके लिए नहीं थी। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं मनुस्मृति के सामाजिक कानून विधि की आलोचना के बारे में। इसके अंदर इसकी पहली आलोचना है जाति व्यवस्था की कठोरता, दूसरी है स्त्रियों के प्रति भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण, तीसरी है सामाजिक असमानता को बढ़ावा,
चौथी है दंड व्यवस्था में असमानता। तो चलिए एक एक करके इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जाति व्यवस्था की कठोरता के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनुस्मृति में सबसे बड़ी आलोचना इसकी कठोर जाति आधारित व्यवस्था को लेकर माना जाता है। मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था में शूद्र और नीची जातियों को पढ़ाई, धर्म और सम्मान से दूर कर दिया गया, जिससे उन्हें अपमानजनक जीवन जीना पड़ा। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जाति ने लोगों को बराबर इंसान नहीं माना। तो इसकी दूसरी आलोचना है स्त्रियों के प्रति भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण। तो मैं आपको बता दूं कि मनुस्मृति में स्त्रियों को पिता, पति और पुत्र के अधीन रहने की बात की गई है और उनके लिए शिक्षा और सामाजिक भागीदारी के अवसर बहुत ही लिमिटेड रखे गए हैं। इसने महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया था और इसी दृष्टिकोण ने आगे चलकर पितृसत्तात्मक व्यवस्था को मजबूत किया और समाज में लैंगिक असमानता को स्थायी बना दिया। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इस व्यवस्था में महिलाओं को कमजोर और निर्भर बना दिया। तो इसकी अगली आलोचना है सामाजिक असमानता को बढ़ावा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनुस्मृति में समाज के कुछ वर्गों को विशेषाधिकार दिए गए, जबकि अन्य वर्गों को अधिकारों से वंचित रखा गया। जैसे ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान मिला, वहीं शूद्रों को अपवित्र माना गया। और धीरे धीरे टाइम के साथ यही ग्रंथ सोशल इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन का रीजन बना। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो समाज में बराबरी की जगह ऊंच नीच बढ़ी। तो इसकी अगली आलोचना है दंड व्यवस्था में असमानता। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनुस्मृति की पनिशमेंट सिस्टम भी जाति आधारित यानी कास्ट बेस्ड सिस्टम थी। समान अपराध करने के बावजूद भी ऊंची जाति के व्यक्ति को हल्का पनिशमेंट और निम्न जाति के व्यक्ति को कठोर पनिशमेंट दिया जाता था। इस व्यवस्था ने न्याय प्रणाली को पक्षपातपूर्ण बना दिया था और कमजोर वर्गों के साथ अन्याय को बढ़ावा दिया। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो सजा अपराध से नहीं जाति से तय की जाती थी। तो चलिए बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनु की सोशल लॉज का एम सोसाइटी को रूल से बांधकर एक अनुशासित व्यवस्था बनाना था, लेकिन टाइम के साथ इन रूल्स ने कास्ट और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दिया। इसीलिए मनुस्मृति को एक तरफ सामाजिक संगठन का आधार माना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ इसकी आलोचना भी की जाती है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बीरे स्टडी पॉइंट, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट 3 से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा है कि बृहस्पति के जो पॉलिटिकल थॉट थे, उनके जो सिद्धांत थे उसके बारे में बताइए, और उसके अलावा उनकी आलोचनाओं के बारे में बताइए। यानी उनके जो सिद्धांत थे राज्यों को लेकर, कि किस तरीके से उनके जो पॉलिटिकल थॉट्स थे उनकी क्या कमी थी, उनकी क्या खामियां थी, उसके बारे में भी आपको बताना है। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे बृहस्पति जी के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति जी को हिंदू परंपरा में देवताओं का गुरु यानी देवगुरु कहा जाता है। और तो और बृहस्पति जी ज्ञान, नीति, धर्म और शासन कला के प्रतीक माने जाते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो बृहस्पति जी को समझदार गुरु और राजनीति के जानकार माना जाता है। तो ये तो मैंने आपको बृहस्पति जी के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं बृहस्पति जी की शासन कला के मुख्य आयामों के बारे में। या फिर आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बृहस्पति जी के शासन कला के बारे में बताइए या फिर राज्य कला के बारे में बताइए, तो उसका भी जो आंसर होगा वो सेम होने वाला है। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य के स्वरूप और उद्देश्य को लेकर बृहस्पति जी के क्या विचार थे, क्या थॉट थे, इसको समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति जी के अकॉर्डिंग राज्य एक ऐसी संस्था है जिसका निर्माण लोगों की सुरक्षा, व्यवस्था और सुख के लिए हुआ है। राज्य का जो मेन वर्क है वो अराजकता, हिंसा और असुरक्षा को समाप्त कर शांति और अनुशासन को स्थापित करना है। और यहाँ तक कि बृहस्पति जी का मानना है कि एक मजबूत और स्थिर राज्य ही अपने नागरिकों को सुरक्षित और सुख देख सकता है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो बृहस्पति जी कहते हैं कि राज्य का काम लोगों को सुरक्षित और शांति जीवन देना है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि राजा के गुण को लेकर बृहस्पति जी के क्या थॉट हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति जी की शासन कला में राजा को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है और राजा को राज्य का हृदय और ईश्वर का स्वरूप भी माना गया है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि बृहस्पति जी के शासन कला में राजा के कौन कौन से गुण बताए गए हैं। तो इसमें बृहस्पति जी ने बताया है कि राजा का चरित्र, बुद्धि और विवेक पूरे राज्य की दिशा तय करते हैं। राजा को बुद्धिमान,
न्यायप्रिय, साहसी और दयालु होना चाहिए। और तो और उसे अपने शत्रुओं के प्रति कठोर लेकिन अपनी प्रजा के प्रति कोमल व्यवहार रखना चाहिए। इसके साथ ही राजा को कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं बल्कि विचार विमर्श यानी डिसीजन अच्छी तरीके से डिसीजन लेने के बाद ही और आप उनके जो मंत्री हैं उनसे सलाह लेने के बाद ही किसी भी डिसीजन को लेना चाहिए। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो बृहस्पति जी ने राजा के जो गुण बताए हैं वो बताएं कि एक अच्छा राजा वही है जो समझदारी से और न्याय के साथ राज करे। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं बृहस्पति जी के आर्थिक नीति के बारे में यानी इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में। तो बृहस्पति जी के अकॉर्डिंग किसी भी राज्य की मजबूती उसकी इकोनॉमिक कंडीशन पर ही डिपेंड करती है। अगर राज्य के पास धन नहीं होगा तो ना तो वो डेवलप हो पाएगा और ना ही उसके पास सिक्योरिटी होगी। तो इसी रीजन की वजह से बृहस्पति जी बताते हैं कि राजा को धन का सदुपयोग करना चाहिए और टैक्स इतना ही लेना चाहिए जिससे कि जनता पर कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। और तो और ये जो टैक्स आता है उससे सड़कें बनानी चाहिए, नहरें बनानी चाहिए, बांध और जो अदर फैसिलिटीज है वो जनता को देनी चाहिए जिससे कि जो एग्रीकल्चर है और जो ट्रेड है उसका विकास हो सके। तो अगर सिंपल वर्ड से बताऊं तो मजबूत इकोनॉमी से ही मजबूत राज्य बनता है। तो इसके बाद आइए हम बात करते हैं कि बृहस्पति जी के अकॉर्डिंग कूटनीति और विदेश नीति क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति जी का मानना है कि मित्रता और शत्रुता स्थायी नहीं होती यानी कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है बल्कि समय और स्वार्थ के अकॉर्डिंग ये बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। उनका मानना था कि अगर किसी भी राज्य से लाभ मिल सकता है तो उससे मित्रता और सीधा संबंध रखना चाहिए और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई राज्य नुकसान पहुंचा सकता है तो उससे दूरी बनाना बेहतर है। और इसके साथ ही बृहस्पति जी ने गुप्तचरों यानी जो जासूस होते हैं, स्पाई होते हैं, उनको भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है जो कि दूसरे राज्यों की गतिविधियों की जानकारी देते हैं। बृहस्पति जी कहते हैं कि राज्य को सिचुएशन के हिसाब से अपनी पॉलिसीज में चेंजेस करने चाहिए। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो राजनीति में हालात देखकर दोस्ती और दुश्मनी बदलनी चाहिए। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं बृहस्पति जी के अकॉर्डिंग न्याय व्यवस्था और दंड नीति के बारे में। उनके क्या थॉट थे इसको समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बृहस्पति जी के अकॉर्डिंग कानून सबके लिए इक्वल होना चाहिए। समाज के हर वर्ग को समान न्याय मिलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति सजा से नहीं बचना चाहिए, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो या फिर उसका कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो। और इसके साथ ही न्यायालय यानी जो कोर्ट होते हैं उनको सबूतों, गवाहों और दोनों पक्षों की बात सुनकर ही कोई भी फैसला करना चाहिए। इसके अलावा बृहस्पति जी बताते हैं कि सजा व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक स्थिति और उसके कर्तव्य के अकॉर्डिंग ही देनी चाहिए, जैसे चेतावनी, अपमान, आर्थिक दंड या फिर जरूरत पड़ने पर मृत्यु दंड भी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि बृहस्पति जी के अकॉर्डिंग न्याय का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ पनिशमेंट देना नहीं है बल्कि क्राइम को रोकना और व्यक्ति को सुधारना भी है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो बृहस्पति जी बताते हैं कि कानून सबके लिए बराबर और सुधार के लिए होना चाहिए। तो इसके बाद आइए हम बात करते हैं बृहस्पति जी के अकॉर्डिंग युद्ध और शांति की नीति के बारे में। उनके क्या थॉट है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बृहस्पति जी का मानना था कि युद्ध कभी भी राज्य का पहला विकल्प नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बातचीत, डिप्लोमेसी और एग्रीमेंट से समस्या का हल सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए और जब सभी उपाय असफल हो जाएं तब युद्ध करना चाहिए। तो बृहस्पति जी ने इसके बारे में 3 सिचुएशन बताई। पहला, अगर शत्रु के साथ शक्ति समान हो, मतलब उसके पास भी उतनी पावर हो जितनी आपके पास है, तो उसके साथ एग्रीमेंट करना चाहिए। और अगली कंडीशन है, अगर शत्रु कमजोर हो तो उस पर अटैक करना चाहिए। और थर्ड कंडीशन है, अगर सिचुएशन समझ में ना आए तो उसके लिए वेट करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति जी के अकॉर्डिंग युद्ध का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ जीत हासिल करना नहीं है बल्कि राज्य की सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो बृहस्पति जी का मानना है कि बिना जरूरत के युद्ध नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं बृहस्पति जी की शासन कला या फिर आप कह सकते हैं राज्य कला की आलोचना के बारे में, यानी इनमें क्या खामियां थी, क्या कमियां थी, उसको समझते हैं। तो इसकी सबसे पहले आलोचना है वो है अत्यधिक व्यवहारिकता। तो आलोचकों के अकॉर्डिंग बृहस्पति जी की शासन कला पूरी तरीके से प्रैक्टिकल और प्रॉफिट बेस्ड नहीं है। उन्होंने राजनीति में धर्म और नैतिकता को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। उनके लिए राजहित ही सबसे ऊपर है। उनकी राजनीति में राजहित को सबसे ऊपर रखा गया है, चाहे उसे पाने के लिए छल या चालाकी क्यों ना करनी पड़े। इसीलिए कई विद्वान मानते हैं कि उनकी नीति में मोरल वैल्यूज की कमी दिखाई देती है और वो सोच कभी कभी स्वार्थ लगती है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो उनकी राजनीति में फायदे को ज्यादा और नैतिकता को कम देखा गया है। तो इसकी अगली आलोचना है धर्म और नीति का अलगाव। तो मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति जी ने धर्म को शासन से अलग रखा,
जबकि मनु जैसे विचारकों ने शासन को धर्म से जोड़ा था। इसीलिए कई आलोचक ये कहते हैं कि धर्म की उपेक्षा से शासन में मोरल वैल्यूज की कमी आती है और तो और जिससे शासन कठोर और अनैतिकता दिखाई दे सकता है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इसमें आलोचकों का मानना है कि धर्म से दूरी रखने से शासन कठोर हो सकता है। तो इसकी अगली आलोचना है राजा को अत्यधिक अधिकार देना। तो बृहस्पति जी के अकॉर्डिंग राजा ही सबसे ऊपर होना चाहिए, यानी कि उसके पास ही सारी की सारी पावर्स होनी चाहिए और जो अंतिम निर्णय है वो राजा ही ले सकता है। तो इस पे आलोचक कहते हैं कि इससे राजा निरंकुश या फिर तानाशाह बन सकता है। मतलब इसमें आलोचक कहते हैं कि राजा बहुत ही शक्तिशाली हो जाए तो वो निरंकुश या फिर तानाशाह बन सकता है। तो इसकी अगली आलोचना है स्वार्थपरक कूटनीति। तो मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति जी की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से राज्यहित और लाभ पर आधारित थी। उनका मानना था कि मित्रता और शत्रुता परिस्थितियों यानी कंडीशन के हिसाब से बदलनी चाहिए। इस पे आलोचक कहते हैं कि इस नीति में विश्वास और निष्ठा का अभाव है। आलोचक कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में ये पॉलिसी फायदेमंद हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टेट इमेज को नुकसान पहुंचा सकती है। तो अगर सिंपल वर्ड में बताता हूँ, इसमें आलोचक कहते हैं कि ये जो नीति है ये फायदे की तो है लेकिन भरोसे की नहीं है। तो इसकी अगली आलोचना है नीति में चालाकी और कपट का समर्थन। तो इसमें बृहस्पति जी का कहना था कि राज्य को सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज में चेंजेस करना चाहिए, जैसे सांप अपनी कैचुअल बदलता है। तो लेकिन इस सोच में छल, धोखा और कपट को कई बार सही ठहराया गया है। इस पर आलोचकों का कहना है कि इससे नैतिकता का पतन हो जाता है और इसकी वजह से जनता का राजा के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। और इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बृहस्पति जी की शासन कला राज्य की मजबूती, सुरक्षा और लाभ पर जोर देती है। हालांकि ये नीति काफी प्रैक्टिकल है, लेकिन इसमें मोरल वैल्यूज और पब्लिक पार्टिसिपेशन की कमी दिखाई देती है। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो यूनिट 4 से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन में पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि जो शुक्र नीति थी उसके बारे में बताइए, उनके पॉलिटिकल थॉट के बारे में बताइए। इसके अलावा कभी कभी आपके एग्जाम में इसकी आलोचना के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये शुक्राचार्य थे कौन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुक्राचार्य एक महान विद्वान थे और शुक्राचार्य का जो प्रसिद्ध नीति ग्रंथ था वो शुक्र नीति है, जिसमें हमें शासन, न्याय और राज्य संचालन से जुड़े कुछ विचार मिलते हैं, कुछ थॉट मिलते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि शुक्र नीति को कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत से मिलता जुलता माना जाता है और तो और शुक्र नीति को पूर्व कौटिल्यन विचारधारा भी कहा जाता है। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो शुक्राचार्य राजनीति और शासन के बड़े ज्ञानी थे और शुक्र नीति में उन्होंने अच्छे शासन के नियम बताए हैं। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं शुक्र नीति में राज्य सत्ता और शासन कला के बारे में, जिसके अंदर हम जानेंगे राज सत्ता के स्वरूप के बारे में, राजा के क्या गुण और क्या कर्तव्य होने चाहिए इसके बारे में, इसके अलावा शासन कला के बारे में। इसके साथ ही हम समझेंगे आर्थिक नीति के बारे में, यानी इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे कूटनीति और विदेश नीति के बारे में। फिर हम बात करेंगे न्याय और प्रशासन के बारे में। और तो लास्ट में हम बात करेंगे राजा और प्रजा का क्या संबंध होना चाहिए शुक्राचार्य के अकॉर्डिंग, उनके क्या थॉट हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं राज सत्ता के स्वरूप के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुक्राचार्य के अकॉर्डिंग राजा राज्य की आत्मा और केंद्र होता है और राजा के बिना समाज में अराजकता और अन्याय फैल जाता है। और राजा का शासन सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि धर्म और नीति पर आधारित होना चाहिए। तो अगर सिंपल वर्ड से बताऊं तो राजा राज्य का केंद्र होता है और राजा का शासन शक्ति से नहीं बल्कि धर्म और न्याय से चलना चाहिए।
तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं शुक्राचार्य के अकॉर्डिंग राजा के क्या गुण और क्या कर्तव्य होने चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुक्राचार्य ने आइडियल किंग यानी जो आदर्श राजा के कुछ गुण बताएंगे। जैसे एक आदर्श राजा धैर्यवान, सत्यवादी, न्यायवादी, समझदार, नीति कुशल और साहसी होना चाहिए। और इसके अलावा शुक्राचार्य ने राजा को प्रजापालक कहा, यानी राजा का काम सिर्फ शासन करना नहीं बल्कि प्रजा की रक्षा और उसके भलाई के लिए काम करना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि शुक्राचार्य के अकॉर्डिंग राजा को गॉड नहीं, भगवान नहीं बल्कि जनता का सेवक माना गया है। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो एक अच्छा राजा वही होता है जो कि जिम्मेदार शासक हो। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं शुक्राचार्य के अकॉर्डिंग शासन कला के बारे में कि शासन कला को लेकर उनके क्या थॉट थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुक्राचार्य के अकॉर्डिंग शासन कला राजा की सबसे बड़ी योग्यता है। उनके अकॉर्डिंग राजा को वित्त, सेना, कृषि, व्यापार, न्याय और शिक्षा सबकी जानकारी होनी चाहिए। शुक्राचार्य बताते हैं कि शासन कला का मतलब सिर्फ ऑर्डर देना नहीं बल्कि योजना बनाना और सोच समझकर डिसीजन लेना है। इसीलिए राजा को मंत्री से सलाह लेनी चाहिए और हर डिसीजन में प्रजा के हित को ध्यान रखना चाहिए। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो शासन कला का मतलब है जिम्मेदार शासन, जिसमें समझदारी जरूरी है। राजा को सोच समझकर और प्रजा के हित में ही फैसले लेने चाहिए। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं शुक्राचार्य के अकॉर्डिंग आर्थिक नीति के बारे में, यानी आर्थिक नीति को लेकर उनके क्या थॉट थे इसको समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुक्राचार्य के अकॉर्डिंग किसी भी राज्य की मजबूती उसकी आर्थिक स्थिति पर ही डिपेंड करती है। इसीलिए शुक्राचार्य बताते हैं कि राजा को धन का हमेशा सदुपयोग ही करना चाहिए, टैक्स उतना ही लेना चाहिए जिससे कि किसानों पर कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े, और जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है उससे सड़कें बनानी चाहिए, नहरें बनानी चाहिए, बांध और पब्लिक फैसिलिटीज देनी चाहिए जिससे कि खेती और व्यापार का विकास हो सके। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो मजबूत अर्थव्यवस्था से ही राज्य मजबूत बनता है। टैक्स कम और विकास के काम में ज्यादा होना चाहिए। तो इसके बाद आइए हम समझते हैं शुक्राचार्य की कूटनीति और विदेश नीति के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि शुक्राचार्य का मानना था कि राजा को अपने मित्र, शत्रु और पड़ोसी राज्यों को अच्छे से समझना चाहिए और सिचुएशन के अकॉर्डिंग शांति, संधि या युद्ध का रास्ता अपनाना चाहिए। उन्होंने अपने गुप्तचर व्यवस्था को बहुत ही ज्यादा जरूरी बताया ताकि शत्रु की प्लानिंग की जानकारी हमें पहले से ही हो सके। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो राजा को दोस्त दुश्मन की सही पहचान होनी चाहिए, युद्ध से पहले समझदारी और गुप्त जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं शुक्राचार्य के अकॉर्डिंग न्याय और प्रशासन कैसा होना चाहिए, इस पर उनके क्या थॉट है इसको समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि शुक्राचार्य ने न्याय को शासन की आत्मा कहा है। शुक्राचार्य के अकॉर्डिंग कानून सबके लिए इक्वल होना चाहिए, समाज के हर वर्ग को इक्वल न्याय मिलना चाहिए, यानी इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए। और इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि जो शुक्राचार्य है उन्होंने बताया कि न्याय का उद्देश्य सिर्फ पनिशमेंट देना नहीं है बल्कि क्राइम को रोकना और व्यक्ति को सुधारना है। और इसके अलावा प्रशासन में राजा, मंत्री, सेनापति, कोषाध्यक्ष, न्यायाधीश और गुप्तचरों की इंपॉर्टेंट भूमिका मानी गई है। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो न्याय ही अच्छे शासन की आत्मा है। कानून सबके लिए समान होना चाहिए और सुधार पर ध्यान होना चाहिए। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि राजा और प्रजा के रिलेशन को लेकर शुक्राचार्य के क्या थॉट है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुक्र नीति में राजा और प्रजा के बीच आपसी संबंध को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। शुक्र नीति के अकॉर्डिंग राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा और कल्याण करना है और प्रजा का कर्तव्य राजा के आदेशों का पालन करना है। इसके अलावा शुक्र नीति में ये बताया गया कि अगर राजा अन्यायी बन जाए तो प्रजा को उसका विरोध करना चाहिए और उसके पास उसे छोड़ने का अधिकार भी है। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो राजा और प्रजा एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर राजा अन्यायी हो जाए तो प्रजा को उसका विरोध करना चाहिए, प्रजा को उसका विरोध करने का अधिकार बनता है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं शुक्र नीति की आलोचना के बारे में, यानी इस नीति की क्या खामियां थी, क्या कमियां थी उसको समझते हैं। तो आलोचक इस नीति की पहली आलोचना करते हैं कि ये जो नीति है ये धर्म पर अत्यधिक जोर देती है। मतलब आलोचकों के अकॉर्डिंग शुक्र नीति में धर्म और नैतिकता को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। इसीलिए कई सारे आलोचकों का ये मानना है कि अत्यधिक नैतिकता राजनीति को कमजोर बना सकती है। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो शुक्र नीति में धर्म को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है और इतना ज्यादा नैतिकता कभी कभी राजनीति को कमजोर बना सकता है। तो इसकी अगली आलोचना है राजा से अत्यधिक नैतिक अपेक्षा। तो मैं आपको बता दूं कि शुक्र नीति राजा को बहुत ही आदर्श, त्यागी और न्यायप्रिय बनाती है, लेकिन हर राजा ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं है। इसीलिए कई आलोचक इसे अत्यधिक आदर्शवादी और कम व्यवहारिक मानते हैं। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो शुक्र नीति राजा को बहुत ही आदर्श बनाती है, लेकिन हर राजा ऐसा हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है।
तो इसकी अगली आलोचना है प्रजा की भागीदारी का अभाव। तो मैं आपको बता दूं कि आलोचकों के अकॉर्डिंग शुक्र नीति में शासन की सारी शक्ति राजा और मंत्रियों के पास रहती है, प्रजा को निर्णय लेने में शामिल नहीं किया गया। इसीलिए कई आलोचक इस व्यवस्था को लोकतांत्रिक नहीं मानते। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो राजा की सारी शक्ति राजा और मंत्रियों के हाथ में रहती है, प्रजा को फैसले लेने में शामिल नहीं किया जाता, तो इसे वो लोकतांत्रिक नहीं मानते हैं। तो इसकी अगली आलोचना है युद्ध और कूटनीति में सीमित दृष्टिकोण। हालांकि शुक्र नीति में कूटनीति की बात की गई है, लेकिन वो नैतिक सीमाओं में बंधी हुई है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि कौटिल्य की तुलना में शुक्र नीति को अधिक नैतिक और कम यथार्थवादी माना जाता है। मतलब शुक्र नीति नैतिक सीमाओं में बंधी हुई है और इसी रीजन की वजह से इसे कौटिल्य की नीति से कम व्यवहारिक माना जाता है। तो चलिए बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुक्राचार्य की शुक्र नीति धर्म, न्याय और प्रजा कल्याण पर आधारित आदर्श शासन की बात करती है। हालांकि ये नैतिक है, लेकिन प्रजा की भागीदारी कम होने की वजह से इसे कम व्यवहारिक माना जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आपको अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से इस नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे नोट्स है वो इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। जैसे आप हमारे नोट्स को परचेज करते हो, सबसे ऊपर यहाँ पर आपको शो होगा सब्जेक्ट का नेम, उसके जस्ट नीचे यहाँ पर हमने आप सभी के लिए वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया है। अगर आपको नोट्स में कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो सिंपली आपको क्या करना है, इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हो देन आपके सामने ये वीडियो ओपन हो जाएगी और आप इस सब्जेक्ट को और डिटेल में अच्छे से समझ सकते हो। इसके अलावा हमने आपको प्रोवाइड किया है हमारे यूट्यूब चैनल का होम पेज का लिंक। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हो तो आप हमारी पुरानी, नई और यहाँ तक कि आने वाली सभी वीडियोस को इजीली वॉच कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हो। इसके साथ ही हमने आपको प्रोवाइड किया है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, जिससे कि एसओएल से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने सबसे पहले आपको प्रोवाइड किया है लेटेस्ट सिलेबस, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। इसके बाद हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया है क्वेश्चन पेपर, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि कितने नंबर का पेपर आता है, हमें कितने टाइम में अटेम्प्ट करना होता है। और इसके बाद हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है आपको हर एक यूनिट के यूनिट बाय यूनिट जितने भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इस पीडीएफ के अंदर मिलने वाले हैं। अलग अलग लैंग्वेज में किस किस तरीके से पूछे आते हैं, अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ के जाते हो तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि और आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि हर एक यूनिट से हमने आपको एक ही क्वेश्चन प्रोवाइड किया है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यही आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम है भारतीय राजनीतिक चिंतन की नींव। तो इस यूनिट के अंदर हमने जाना था कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट आखिर होता क्या है और आखिर ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जानकारी मिलती है। और इसके साथ ही हमने समझा था कि आखिर इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स की क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या खामियां हैं, उसको भी समझा था। और इसके बाद अगर हम बात करें यूनिट सेकंड की, तो यूनिट सेकंड के अंदर हमने मनु की स्मृति के बारे में पढ़ा था, यानी कि मनु के द्वारा जो जो भी नियम दिए गए थे, यानी शासन के जो नियम थे और राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। और इसके साथ ही हमने जाना था कि जो मनु स्मृति है उसकी क्या क्या लिमिटेशन है, उसके बारे में भी हमने बात की थी अपनी इस वीडियो के अंदर। और यूनिट थर्ड के अंदर हमने बृहस्पति जी के बारे में पढ़ा था कि बृहस्पति जी के द्वारा जो शासन कला थी उसके बारे में उनके क्या क्या थॉट्स थे, उन्होंने अपने क्या क्या विचार दिए थे उनको समझा था, और उनके विचारों के लिमिटेशन के बारे में भी बात की थी, यानी उनके विचारों की क्या क्या खामियां थे उसके बारे में बात की थी। और यूनिट 4 के अंदर हमने शुक्र नीति के बारे में पढ़ा था कि उनके द्वारा शासन को लेकर क्या क्या थॉट्स थे, क्या क्या विचार थे, उनके बारे में समझा था। यूनिट 5 के अंदर आपको कौटिल्य के बारे में समझना है कि कौटिल्य के द्वारा भी जो सिद्धांत दिए गए उनके क्या थॉट थे राज शासन कला को लेकर, उसके बारे में आपको समझना है। तो अब अगर हम बात करें यूनिट 6 के अंदर, यूनिट 6 के अंदर आपको राजत्व के सिद्धांत के बारे में समझना है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे नोट्स है वो काफ़ी डिटेल में आपको मिलने वाले हैं, और अगर आपने इन सभी नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया और अपने एग्जाम में लिख के आते हो इसके आंसर को, तो आप डेफिनेटली अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब अगर हम बात करें यूनिट सेकंड के बारे में, तो यूनिट सेकंड के अंदर बेसिकली आपको तिरुवल्लुवर के बारे में पढ़ना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। यूनिट 8 की बात करूँ तो इसके अंदर बेसिकली आपको बसवन्ना के बारे में पढ़ना है। और अगर हम बात करें यूनिट 9 के बारे में, तो इसके अंदर बेसिकली आपको आदि शंकराचार्य के बारे में पढ़ना है कि उनके क्या थॉट थे इन सभी चीज़ों को लेकर। अब अगर हम बात करें यूनिट 10 के बारे में, तो यूनिट 10 के अंदर बेसिकली आपको कबीर और गुरु नानक जी के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर होते हैं हमारे नोट्स खत्म। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।